हाँ भाई, आज हम पढ़ेंगे घात श्रेणी का अभिसरण वृत्त एवं त्रिज्या, सर्किल एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। तो देखते हैं अभिसरण वृत्त और त्रिज्या क्या होता है। सपोज आपके पास में एक कोई वृत्त है मॉड जेड इक्वल टू आर। अब ये जो वृत्त है इस घात श्रेणी समीशन ए एन जेड की पावर एन का अभिसरण वृत्त कहलाता है यदि इस वृत्त के अंदर प्रत्येक बिंदु पर घात श्रेणी कैसी हो, अभिसारी हो। ठीक है ना। तो हमने क्या कहा है कि वृत्त मोड जेड इक्वल टू आर घात श्रेणी समीशन ए एन जेड की पावर एन का अभिसरण वृत्त कहलाता है यदि इस वृत्त के अंदर प्रत्येक बिंदु पर घात श्रेणी कैसी हो, अभिसारी हो। ठीक है। इस प्रकार से जैसे मान लीजिएगा भाई मॉड जेड इक्वल टू आर का मतलब क्या है कि इसका केंद्र तो मूल बिंदु है 0 0 और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है आर। तो ये वृत्त आपने बना दिया। अब इस वृत्त के अंदर प्रत्येक बिंदु पर जो श्रेणी समीशन ए एन जेड की पावर एन है ये कैसी होनी चाहिए, अभिसारी। ठीक है। तो फिर आप इस वृत्त को कहते हैं अभिसरण वृत्त। और ये जो त्रिज्या आर है इस त्रिज्या आर को आप लोग कहते हैं अभिसरण त्रिज्या। आर को हम लोग क्या कहेंगे भाई, अभिसरण त्रिज्या। तो अब यहां से एक रिजल्ट आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा हमेशा कि कोई भी अभिसरण वृत्त अगर है तो अभिसरण वृत्त के अंदर प्रत्येक बिंदु पर श्रेणी अभिसारी भी, निरपेक्ष अभिसारी भी होगी और एक समान अभिसारी भी होगी। भाई अभिसारी तो है ही, इसके अलावा निरपेक्ष अभिसारी भी होगी और एक समान अभिसारी भी होगी। कहां पर होगी, वृत्त के अंदर। तो वृत्त के अंदर प्रत्येक बिंदु पर श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी भी होगी और एक समान अभिसारी भी होगी। दूसरी कंडीशन, वृत्त के बाहर, इस वृत्त के बाहर की अगर बात करें तो बाहर प्रत्येक बिंदु पर श्रेणी हो जाएगी अपसारी। ठीक है, बाहर कैसी हो जाएगी, अपसारी। और इस वृत्त के ऊपर की अगर बात करें यानी परिधि के बिंदु की अगर बात करें तो परिधि पर अभिसारी भी हो सकती है और अपसारी भी हो सकती है। ठीक है ना। तो रिजल्ट हमने क्या देखा यहां से अभिसरण वृत्त से कि अभिसरण वृत्त के अंदर प्रत्येक बिंदु पर श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी भी होती है, एक समान अभिसारी भी होती है। वृत्त के बाहर प्रत्येक बिंदु पर श्रेणी अपसारी होती है और वृत्त के ऊपर श्रेणी अभिसारी भी हो सकती है या फिर अपसारी भी हो सकती है। अब अगर अभिसारी त्रिज्या कैपिटल आर है तो 1/r इक्वल टू होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिट सुप्रीमम ऑफ मॉड ए एन की घात 1/n। ठीक है। ये आपके पास में अभिसारी त्रिज्या के लिए फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कॉशी हार्डामार्ड सूत्र भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, कॉशी हार्डामार्ड सूत्र। ठीक है ना। तो और इसके अलावा ये तो हार्डामार्ड सूत्र आप इसको कहते हैं। इसके अलावा देखिएगा एक और फॉर्मूला कॉशी प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि ये जो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिट मॉड ए एन की पावर 1/n ये इक्वल हुआ करता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिट मॉड ए एन प्लस 1 ए एन के। ठीक है। इसलिए अभिसारी त्रिज्या कैपिटल आर इक्वल टू आप लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिट मॉड ए एन प्लस 1। ये भी आपके पास में आ गया अभिसारी त्रिज्या के लिए फॉर्मूला। तो अभिसारी त्रिज्या के लिए ये दोनों फॉर्मूले आप लोग याद रखेंगे। पहला 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिट सुप्रीमम ऑफ मॉड ए एन की पावर 1/n और सेकेंड आपके पास में है r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिट मॉड ए एन प्लस 1। नेक्स्ट अब एक प्रमेय हम लोग करें और स्टेटमेंट है कि समीशन ए एन जेड की पावर n और दूसरी श्रेणी है ए एन जेड की पावर n-1 दोनों घात श्रेणी की अभिसरण त्रिज्या समान है। तो देखिए भाई हम लोगों को सिद्ध करना है यहाँ पर कि इन दोनों घात श्रेणियों की जो अभिसरण त्रिज्या है वो कैसी है, समान है। तो अभी घात श्रेणी के लिए अभिसरण त्रिज्या का फॉर्मूला जो है वो हमने देखा था। अगर श्रेणी है ए एन जेड की पावर n तो उसके लिए अभिसरण त्रिज्या का फॉर्मूला आपने देखा 1/r इक्वल टू ये हुआ करता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिट मॉड ए एन की घात 1/n। ठीक है। तो अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये तो कौन सी श्रेणी के लिए था, इस वाली श्रेणी के लिए था, समीशन ए एन जेड के पावर n के लिए। अब इसकी बात करते हैं हम लोग, इसकी त्रिज्या यहां से ज्ञात करते हैं। तो इसकी जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी आपके पास में लिमिट
n टेंड्स टू इन्फिनिट मॉड, अब यहाँ पर देखो z की पावर n का गुणांक an था, इसलिए आप ऐसा लिखते हैं an की घात 1/n। यहाँ जो गुणांक है ये आपके पास में है n an, इसलिए आप लोग घात करेंगे यहाँ पर n an और इसके घात 1/n इक्वल टू, इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट। और अब देखिएगा भाई n का वैल्यू 1 से इन्फिनिट है, इसका मतलब n तो पॉजिटिव ही है यहाँ पर, तो n का मापांक आप लोग यहाँ से हटा सकते हैं और लिमिट अलग अलग भी कर देना, तो n की घात 1/n डॉट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट मॉड a n की घात 1/n। लिमिट दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, इक्वल टू, अब हम लोग जानते हैं कि जब भी n टेंड्स टू इन्फिनिट होता है तो n की पावर 1/n का जो लिमिट होता है ये आपके पास में क्या हुआ करता है 1, तो इसका जो लिमिट है ये 1 हो गया, डॉट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट मॉड a n की घात 1/n इक्वल टू 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, तो बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट मॉड a n की घात 1/n। और ये जो अभिसरण त्रिज्या आ गई ये कौन सी श्रेणी की आ गई, an z की पावर n की। तो आपने क्या देखा कि देखो इस घात श्रेणी की जो अभिसरण त्रिज्या थी वो ये वाली थी, जो कि बराबर आ गई किसके, इस दूसरी घात श्रेणी an z की पावर n के अभिसरण त्रिज्या के। इसलिए हम लोग कहेंगे कि इन दोनों घात श्रेणियों की जो अभिसरण त्रिज्या है ये हमेशा समान होती है। हाँ भाई देखिए नेक्स्ट प्रमेय है अपने पास में, घात श्रेणी अपने अभिसरण वृत्त के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषित फलन निरूपित करता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक घात श्रेणी ले लेते हैं, तो माना एफ जेड इक्वल टू समीशन ए एन जेड की पावर n और n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट है ना, ठीक है, ये आपके पास में घात श्रेणी है। अब अपने को सिद्ध करना है कि ये अभिसरण वृत्त के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषित फलन निरूपित करता है, ठीक है। तो इसके अभिसरण वृत्त के अंदर, तो मान लिया कि इसकी जो अभिसरण त्रिज्या है वो कैपिटल R है, तो माना इसके अभिसरण त्रिज्या कैपिटल R है, इसके अभिसरण त्रिज्या कैपिटल R है, अभिसरण त्रिज्या कैपिटल R है और अभिसरण त्रिज्या कैपिटल R है, इसलिए 1/r इक्वल टू आप लोग जानते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट मॉड a n की घात 1/n, ठीक है, यही हुआ करती है। अब आपको सिद्ध करना है कि ये जो अभिसरण वृत्त बनेगा, अभिसरण वृत्त का मतलब ये लीजिएगा, ये आप मूल बिंदु को केंद्र और कैपिटल R को त्रिज्या लेकर के जो वृत्त बनाएंगे, ये वाला वृत्त, इसी को अभिसरण वृत्त कहते हैं हम लोग। तो अब हम सिद्ध करेंगे कि इस वृत्त के अंदर ये जो एफ जेड है ये इस वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर कैसा होगा, विश्लेषिक फलन होगा, ठीक है। अब इसको विश्लेषित करना है, विश्लेषित का मतलब एफ जेड कैसा होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, यानी इसका अवकलज इसके अंदर विद्यमान होना चाहिए। तो अब मैं एक दूसरी श्रेणी लिख रहा हूं जी जेड, और ये जी जेड इक्वल टू, देखिए किस प्रकार से मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट, और यहाँ पर देखिए इसका अवकलज करके लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो an और z की पावर n का जो अवकलज है वो मैं n z की पावर n-1 होता है, इसलिए ये वाली श्रेणी हमने यहाँ पर लिख ली है n an z की पावर n-1। ये आपके पास में एक दूसरी घात श्रेणी है। और अभी हमने पिछली प्रमेयिका में हमने किया है, प्रमेयिका में हमने क्या देखा कि ये जो दोनों घात श्रेणियां हैं इनकी दोनों की अभिसरण त्रिज्या कैसी होती है, समान होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एफ जेड की अभिसरण त्रिज्या कैपिटल R है तो जी जेड की जो अभिसरण त्रिज्या है वो भी क्या होगी, कैपिटल R ही होगी, इसलिए जी जेड की अभिसरण त्रिज्या भी कैपिटल R है, क्योंकि हम इसको प्रूव कर चुके हैं पहले से ही। तो जी जेड की अभिसरण त्रिज्या भी कैपिटल R है, ठीक है। अब चूंकि इस वृत्त के अंदर भाई R क्या है, यहाँ पर अभिसरण त्रिज्या है और ये जो वृत्त है अभिसरण वृत्त है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस वृत्त के अंदर प्रत्येक बिंदु पर फलन कैसा होगा, अभिसारी, एक समान अभिसारी भी होगा और निरपेक्ष अभिसारी भी होगा। तो चूंकि वृत्त अभिसरण वृत्त के अंदर
अभिसरण वृत्त के अंदर किसी बिंदु z पर, अभिसरण वृत्त के अंदर किसी बिंदु z पर, देखो इस वृत्त के अंदर आप लोग कोई भी बिंदु z ले ले, जैसे सपोज ये z मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है। ये z अगर आपने लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी ये जो मूल बिंदु से दूरी है z की, वो इस r से तो छोटा ही होगा ना, तो ऐसे ही होगा ना, मॉड z लेस देन r, क्योंकि r जो दूरी r है वो तो यहाँ तक है, z तो यहीं पर है, तो मॉड z लेस देन r होगा वृत्त के अंदर अगर आप लोग कोई भी बिंदु लेंगे तो। अब मॉड z अगर r से छोटा है तो इनके दोनों के बीच में भी तो अपन कोई बिंदु ले सकते हैं ना। जैसे मान लीजिएगा ये मैं यहाँ पर, ये तो आपने एक बिंदु z लिया था, ठीक है, तो ये वाली जो दूरी है ये आपके पास में मॉड z हो गई, और ये आप पूरी जो डिस्टेंस है ये आपके कैपिटल R हो गई, ठीक है। अब मैं इनके दोनों के बीच में यहाँ अगर कोई एक बिंदु ले लूँ और इसकी जो डिस्टेंस है उसे वो मैंने मान ली स्मॉल r, इसका मतलब आप लोग क्या देखेंगे कि ये जो स्मॉल r है ये मॉड z से तो बड़ा है लेकिन कैपिटल R से छोटा है, तो इसलिए मॉड देयर एग्जिस्ट्स r ग्रेटर देन 0, यानी कि r कोई धनात्मक संख्या है, ताकि मॉड z लेस देन स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, ठीक है भाई। तो ये आपने ले लिया कि मॉड z लेस देन r लेस देन कैपिटल R। इसके अलावा दूसरी कंडीशन हम लोग जानते हैं कि देखो ये जो श्रेणी आपके पास में है वो श्रेणी इस वृत्त के अंदर कैसी है, अभिसारी है, और फिर हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक अभिसारी श्रेणी परिबद्ध होती है। इसका मतलब वृत्त के अंदर अगर ये श्रेणी अभिसारी है तो इस वृत्त के अंदर फिर ये श्रेणी परिबद्ध भी होगी। तो चूंकि वृत्त के अंदर प्रत्येक बिंदु पर श्रेणी कैसी है, अभिसारी है, प्रत्येक बिंदु पर श्रेणी अभिसारी है, इसलिए परिबद्ध भी है, क्योंकि प्रत्येक अभिसारी श्रेणी कैसी होती है, परिबद्ध होती है। इसका मतलब ये श्रेणी कैसी है, परिबद्ध है। तो अब मैं परिबद्ध का डेफिनेशन लिख रहा हूं इस बिंदु स्मॉल r के लिए, जिस स्मॉल r जो लिया था पढ़ने यहाँ, इसके लिए मैं परिबद्ध का डेफिनेशन लिख रहा हूं। तो परिबद्ध का डेफिनेशन आप लोग कैसे कहते हैं, जैसे मान लीजिएगा fz है और fz है तो उसको परिबद्ध कैसे कहते हैं हम लोग कि कोई भी धनात्मक संख्या हमारे पास में कैपिटल M इस प्रकार से विद्यमान होगी कि मॉड z लेस देन इक्वल देन कैपिटल M, तब हम इस fz को क्या कहते हैं, परिबद्ध कहते हैं। अब यहाँ श्रेणी है an z की पावर n, इसलिए मैं क्या लिखूं, मॉड an z की पावर n, लेकिन z इक्वल टू क्या कर दिया आपने, स्मॉल r वाले की अगर बात करें तो z के स्थान पर r अगर मैं कर दिया तो ये लीजिएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पर कोई वास्तविक संख्या आपने कैपिटल M लिखी थी उस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिख दिया लेस देन k। क्या है यहाँ पर, कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है, k कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है यहाँ पर, तो k कोई भी धनात्मक संख्या है। तो मॉड an r की पावर n लेस देन क्या बन गया आपके पास में, k। अब मैं इसको हटा लेता हूं इधर से, तो अब देखिए भाई ये आपके पास में बन गया कि मॉड an r की पावर n लेस देन क्या हो गया, k हो गया। अब ये लेस देन k अगर हो गया आपके पास में तो फिर देखना, माना ये जो मॉड z है इसकी जो लंबाई है वो अपन ने क्या मान ली है, रो। ये जो मॉड z था इसको अपन ने क्या मान लिया, रो, तथा h का चयन इस प्रकार करते हैं, h का चयन इस प्रकार करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये h है क्या चीज, लिमिट ज्ञात करेंगे हम लोग आगे अवकलज ज्ञात करने के लिए, और लिमिट में हम h टेंड्स टू 0 करते हैं। अभी डेफिनेशन जब आएगा तब हम लोग देखेंगे। तो h क्या होता है, यहाँ पर एक अति सूक्ष्म धनात्मक संख्या होती है ना। तो ये जो मॉड h है इसको मान लिया सपोज ये लगभग किसके बराबर है, ईटा के। और साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि मॉड z प्लस मॉड h
इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास में, अब मॉड जेड का मतलब रो और प्लस मॉड एच का मतलब ईटा, और ये लेस देन क्या होना चाहिए, आर। तो एच का चयन करते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मॉड जेड प्लस मॉड एच ये लेस देन क्या होना चाहिए, आर आपके पास में होना चाहिए। इस चीज़ का हमें यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब हमने कर लिया। इसके बाद में अपना मुख्य काम तो क्या है, ये सिद्ध करना कि ये जो श्रेणी एफ जेड थी वो इसके अंदर विश्लेषिक है। विश्लेषिक का मतलब अवकलनीय होता है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एफ जेड का अवकलज ज्ञात करेंगे, और एफ जेड का अवकलज अगर आपको मिल जाए तो फिर हम लोग कहेंगे कि फल एफ जो श्रेणी एफ जेड है यह अवकलनीय है, और अवकलनीय का मतलब विश्लेषिक है। तो अब उसके अवकलज हम लोग ज्ञात करेंगे। तो अवकलज का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, इसी प्रकार से लिखते हैं, मॉड एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड बटा एच। ध्यान देना, एफ डैश जेड का जो डेफिनेशन है वो मैं लिख के बता रहा हूँ आपको एक बार। ऐसे लिखते हैं ना, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ जेड प्लस एच और माइनस एफ जेड बटा एच। इसी डेफिनेशन को मापांक रूप में कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड बटा एच माइनस एफ डैश जेड लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन कोई धनात्मक संख्या होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखते हैं। तो अब मैं ये वाला डेफिनेशन लिख रहा हूँ मोड के अंदर। तो देखो एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड बटा एच, फिर अब माइनस क्या लिखा आपने, एफ डैश जेड। एफ डैश जेड मतलब इस एफ जेड का जो अवकलज है। तो एफ जेड का अवकलज यहाँ पर क्या लिखा आपने, जी जेड। जी जेड लिखी थी ना दूसरी श्रेणी, वो एफ जेड का अवकलज ही तो है। इसका मतलब ये जो एफ डैश जेड आपके पास में यहाँ है, इसके मैं स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, जी जेड। ठीक है, अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, और हल करने पर अगर ऐसा मिल जाए लेस देन एप्सिलॉन तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन टेंड्स टू क्या होता है यहाँ पर 0, बहुत सूक्ष्म धनात्मक संख्या होती है। तो अब इसको हल करके हम ऐसा प्रूव करना चाहेंगे कि ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो बस इसको हल करना में, तो मैं इसको हटा लेता हूँ और स्टार्ट कर देते हैं इसको हल करना। तो करिए, देखो इक्वल टू लिमिट ये मॉड एफ जेड प्लस एच, इसका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। तो देखिए अपने पास में जो एफ जेड था वो एफ जेड यही तो था, समीशन ए एन जेड की पावर एन, एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यही तो एफ जेड था अपने पास में। तो एफ जेड, अब आपके पास में यहाँ क्या आ गया, एफ जेड प्लस एच। तो आप लोग क्या कर दोगे, इसमें जेड के स्थान पर कर देंगे जेड प्लस एच। तो जेड के स्थान पर जैसे ही जेड प्लस एच करोगे तो फिर ये हो जाएगा समीशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट ए एन जेड प्लस एच की पावर एन। ठीक है, और फिर माइनस एफ जेड। तो एफ जेड को आप लोग लिख दीजिए, तो समीशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट ए एन जेड की पावर एन और बटा एच। इसके बाद में है माइनस जी जेड। तो जी जेड को भी आप लोग लिख दीजिएगा, तो माइनस जी जेड आपके पास में क्या था, समीशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट एन ए एन और जेड की पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये मैंने जी जेड को भी यहाँ लिख दिया है इक्वल टू। अब इसको हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा भाई, समीशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट, इनमें से सभी में से कॉमन आ जाएगा, तो इसको तो आप कॉमन ले लीजिएगा। तो ये मॉड अब बना समीशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट। ठीक है भाई, इसके अलावा देखिएगा इनमें से दोनों में से ए एन आपको कॉमन दिख रहा है, तो ए एन को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और ए एन को जैसे ही कॉमन लेंगे तो फिर ये बचेगा जेड प्लस एच की पावर एन माइनस जेड की पावर एन और बटा एच माइनस, यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो क्या बनेगा भाई, ये समीशन तो आपने लिख ही लिया है, तो ये बचेगा एन ए एन जेड की पावर एन माइनस 1। अब इसको सॉल्व करिए, तो समीशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट ए एन, अब द्विपद प्रमेय से प्रसार कर लेंगे आप लोग इसका, जेड प्लस एच की पावर एन का। तो द्विपद प्रमेय से प्रसार कैसे करते हैं, सबसे पहले आ जाता है जेड की पावर एन, इसके बाद में एन जेड की पावर तो एक एक कम होती जाएगी और एच की पावर बढ़ती जाएगी एक एक, तो एच प्लस, इसके बाद में
अगला जो पद आएगा वो कैसे लिखोगे आप लोग, ये तो आ जाएगा NC2 आता है, और NC2 का मतलब होता है n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और z की पावर एक और कम हो जाएगी तो n-2, h की पावर एक बढ़ जाएगी तो h²। ठीक है, इस प्रकार से इसका प्रसार चलता जाएगा, और अंतिम पद इसमें जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा h की पावर n। तो ये लीजिएगा भाई h की पावर n माइनस ये आपका z की पावर n, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ तो z की पावर n, और ये बटा में इसके क्या था भाई h, और फिर माइनस ये आपके पास में है n an z की पावर n-1। ठीक है, ऊपर से हटा लेता हूं मैं एक बार, अब ये अपने लिए कोई काम का नहीं है। तो देखिए भाई इक्वल टू, अब क्या बनेगा अपने पास में, इसको जैसे ही हल करोगे आप लोग तो समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट, देखिए z की पावर n, इस z की पावर n से हो जाएगा कैंसिल। अब ये जो h है इसको भी इनमें अलग अलग डिवाइड करके लिख दीजिएगा, अलग अलग जैसे डिवाइड कर दोगे तो फिर देखो an और इंटू ये क्या बचेगा यहाँ पर n z की पावर n-1, और h से h हो जाएगा कैंसिल, प्लस n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल z की पावर n-2, और h² बटा h, जैसे आप लोग करेंगे तो क्या बचेगा h प्लस h की पावर n अपॉन h, तो h से h जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा h की पावर n-1। और फिर देखो ये वाला जो पद बचा हुआ है आपके पास में, इसमें से भी an को जब यहाँ कॉमन ले लें अपन तो क्या बचेगा n z की पावर n-1, तो लिख दीजिए माइनस n z की पावर n-1, ऐसा आपके पास में बचेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से देखो मापांक को इस समीशन को मोड से बाहर कर रहा हूँ मैं। समीशन को आप लोग जैसे ही मोड के बाहर करते हैं तो फिर यहाँ बराबर के स्थान पर आपके पास में आ जाएगा लेस देन इक्वल देन। तो लेस देन इक्वल देन क्यों आ जाएगा, क्योंकि हम ऐसा प्रॉपर्टी जानते हैं कि जैसे दो संख्या हैं z1 और z2, तो ये ऐसा लिखते हैं मोड z1 प्लस मोड z2। ठीक है, तो अभी तो समीशन देखो यहाँ पर इसका मतलब तो समीशन अंदर है और इसका मतलब समीशन बाहर है, तो ये जो समीशन अंदर आपने लगा रखा था इसको अगर बाहर करोगे तो चिन्ह लेस देन इक्वल देन बन जाएगा। तो समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट, और फिर इसके बाद में अब मॉड, ये आपके पास में क्या आ गया an, और an को भी मैं मोड से बाहर लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि an यहाँ पर गुणांक है, अचर गुणांक, तो इसको मोड an को मैं बाहर कर लिया मैंने an को भी। अब मोड के अंदर जो राशियां बची हैं इनको देख लीजिएगा आप लोग, ये मोड an मैंने कर दिया यहाँ पर n z की पावर n-1, ये हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद में आपके पास में यहाँ जो बचा है n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल z की पावर n-2h और प्लस h की पावर n-1, ऐसा आपके पास में बन जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लेस देन इक्वल देन समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट। एक तो इस मॉड an का वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग। मॉड an का वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, देखिए अभी आपने देखा था स्टार्ट में जब ये प्रमेय हमने स्टार्ट किया तो वहां पर आपने देखा था कि मोड an r की पावर n लेस देन क्या है k, और ये जैसे ही लेस देन के होगा तो इसको मापांक को आप अलग अलग तो कर ही सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो लेस देन के हो जाएगा आपके पास में ऐसा। इसका मतलब मोड an लेस देन हो जाएगा, तो ये अब जैसे इसका वैल्यू पुट करोगे तो ध्यान देना चिन्ह आएगा लेस देन, तो लेस देन इक्वल देन था, इसके स्थान पर अब चिन्ह क्या कर देंगे हम लेस देन, तो ये आपके पास में जाएगा k अपॉन मॉड r की पावर n। इसके अलावा आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल मोड z और मोड h का वैल्यू भी हम लोग पुट करेंगे, तो z को हमने रो लिखा था और h को हमने ईटा माना था। देखिए
इसका मतलब मोड जेड को मैं रो लिख रहा हूं यहां पर, तो रो की पावर n-2 और ये ईटा प्लस ईटा की पावर n-1। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, इसको मैं हटा लेता हूं। तो देखते हैं अब क्या बनेगा। लेस देन समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट k अपॉन मॉड r की पावर n। अब इसको देखना भाई जरा, यहां पर देखिएगा, अगर अपने पास में यहां रो की पावर n-2 है तो ईटा की पावर क्या बना ले अपन 2, ताकि द्विपद प्रमेय फिर हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे वापस से। तो रो की पावर अगर n-2 है तो ईटा की पावर हमें 2 बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ ईटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी हम लोग कर देंगे। तो ऐसा जब करेंगे तो डिवाइड किया तो ये ईटा मैंने बाहर लिख दिया है, और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो फिर मैं इसको अंदर लिख रहा हूँ। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल रो की पावर n-2, ईटा को ईटा से मल्टीप्लाई करोगे ईटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये वाला बन जाएगा ईटा की पावर n। तो लेस देन समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट k अपॉन ईटा मॉड r की पावर n मॉड। अब देखिए द्विपद प्रमेय बनाने के लिए अब आपके पास में दो पदों की कमी है भाई। दो पद क्या, एक तो रो की पावर n सबसे पहला जो पद आता है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर रो की पावर n जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो ऐसा जब कर लेंगे तो देखो रो की पावर n, इसके अलावा एक पद आपको चाहिए n इंटू रो की पावर n-1 और इंटू ईटा। ठीक है, ये दोनों पद हमने ऐड कर दिए यहाँ पर। तो प्लस n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल रो की पावर n-2 ईटा स्क्वायर प्लस ईटा की पावर n। ठीक है, अब ये दो पद हमने ऐड किए थे, यहाँ थे नहीं अपने पास में, हमने खुद ऐड किए हैं, तो फिर इनको क्या कर देंगे, घटा भी देंगे। इनको जैसे ही घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस रो की पावर n और माइनस n रो की पावर n-1 ईटा। तो n रो की पावर n-1 ईटा। ठीक है भाई, तो लेस देन समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट k अपॉन n r की पावर n। ठीक है, r धनात्मक है, डिस्टेंस से दूरी, इसलिए मैं मोड हटा के भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, r की पावर n। अब इसमें देखो भाई ये वाले जो पद मिल करके क्या बन जाएगा, द्विपद प्रमेय, और वो द्विपद प्रमेय आपके पास में क्या बनेगा, रो प्लस ईटा की पावर n, यही बनेगा। और रो प्लस ईटा की पावर n आपके पास में बन गया, तो ये तो बन गए सारे, इसका प्रसार करोगे तो यही बनेगा ना। सबसे पहले रो की पावर n, फिर आ जाएगा n-1 का वैल्यू, रो की पावर 1 कम कर दोगे तो n-1 हो जाएगी, ईटा की पावर 1 आ जाएगी। फिर n-2 का वैल्यू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, रो की पावर 1 कम कर दोगे तो n-2 हो जाएगी, ईटा की पावर 1 बढ़ा दोगे स्क्वायर हो जाएगा, और अंतिम पद ईटा की पावर n। ठीक है, सही है, द्विपद प्रमेय ऐसा ही होता है। तो ये तो द्विपद प्रमेय बन गया, और बाकी ये दो पद आपके पास में बचे, तो दोनों को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये आ जाएगा माइनस रो की पावर n माइनस n ईटा की पावर n-1, ये रो की पावर n-1 एंड ईटा। ठीक है भाई, ये आपके पास में ऐसा कुछ आ चुका है। अब मैं एक बार ऊपर से हटा देता हूं इसको। तो देखिए भाई LHS में तो अपने पास क्या चल रहा था, एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड बटा एच और माइनस जी जेड, और ये आ गया लेस देन समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट k अपॉन ईटा r की पावर n, k अपॉन ईटा r की पावर n। ठीक है, तो अब अपन क्या कर रहे हैं, देखो ये जो r की पावर n है ना, 1 अपॉन r की पावर n, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग।
इसको जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या बनेगा देखना भाई, रो प्लस ईटा की पावर n बटा आर की पावर n। तो उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, रो प्लस ईटा बटा आर की पावर n, और फिर ये आ जाएगा माइनस रो की पावर n बटा आर की पावर n। तो इसको भी अपन लिख सकते हैं रो अपॉन आर और इसकी पावर n, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास में क्या बनेगा भाई, माइनस n रो की पावर n माइनस वन, रो की पावर n माइनस वन, और बटा देखो r की पावर है कितनी n। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रो से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और रो से डिवाइड भी कर लेते हैं। तो इस पद को मैं थोड़ा यहाँ नीचे की तरफ लिख देता हूँ, तो माइनस हो जाएगा n। अब देखो रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, रो की पावर n बटा आर की पावर n, तो ये हो जाएगा रो अपॉन आर की पावर n। और देखो रो से डिवाइड भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किया तो ये डिवाइड कर दिया तो बन गया ईटा अपॉन रो, और फिर ये आपके पास में है ईटा, तो ये लीजिएगा ईटा आपका ये n था, ठीक है। अब इसको हल करना, में हल करके करना क्या देखिएगा, अब आपके पास में ये जो बचे हैं, यहाँ देखो तीन श्रेणियां बन गई आपके पास में एक्चुअल में, 1 2 और 3, और तीनों का क्या करना अपने को, इनका समीशन। तो अब इन तीनों श्रेणियों का समीशन हम लोग करेंगे, तीनों श्रेणियों का योग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ये वाली श्रेणी हम लोग लेंगे और इसका योग ज्ञात करेंगे। तो देखिए समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट रो प्लस ईटा अपॉन आर की पावर n इक्वल टू, इसका प्रसार आप लोग जैसे ही करोगे n का वैल्यू 0 से इन्फिनिट तक जब हम लोग करेंगे तो क्या बनेगा देखना। सबसे पहले n का वैल्यू 0 करोगे तो पावर 0 का वैल्यू 1 ही आता है, और प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा रो प्लस ईटा अपॉन आर, और प्लस पावर 2 जब कर लेंगे तब ये आपके पास में जाएगा रो प्लस ईटा अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस, इस प्रकार से चलता रहेगा। ये श्रेणी बन रही है। अब इस श्रेणी को हम लोग देख सकते हैं, ये आपके पास में एक गुणोत्तर श्रेणी बन गई जिसमें अनंत पद विद्यमान है। और कोई भी गुणोत्तर श्रेणी जिसमें अनंत पद होते हैं तो उसके अनंत पदों के योगफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों के योगफल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, a बटा 1 माइनस आर होता है। अब a बटा 1 माइनस आर अगर होता है तो फिर आप लोग क्या करोगे, इसको तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेना है ना। तो a बटा 1 माइनस आर, ए का मतलब यहाँ पर प्रथम पद, तो प्रथम पद आपके पास में आ गया 1 अपॉन 1 माइनस आर का मतलब सार्वनुपात है यहाँ पर, तो ये आ गया रो प्लस ईटा अपॉन आर। भाई इनका दोनों का एलसीएम आ जाएगा आर, और आर ऊपर की तरफ आ जाएगा तो ये लीजिएगा आर, और बटा में बन जाएगा आर माइनस रो माइनस ईटा, ठीक है। तो पहली जो श्रेणी थी इसका योग आपको मिल चुका है। अब दूसरी जो श्रेणी है इसका योग हम लोग ज्ञात करेंगे। तो दूसरी श्रेणी आपके पास में जो है ये आपके पास में बनेगी समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट रो अपॉन आर की पावर n इक्वल टू, अब देखिए कैसे ज्ञात करोगे इसका योग, प्रसार कर लीजिए, वही n का वैल्यू 0 से इन्फिनिट तक कर दीजिएगा। सबसे पहले n का वैल्यू हम लोग जैसे ही 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस रो अपॉन आर प्लस रो अपॉन आर का होल स्क्वायर, इस प्रकार से कुछ आ जाएगा। अब देखो ये जो श्रेणी आपके पास में बन गई बिल्कुल एक गुणोत्तर श्रेणी बन गई जिसके अनंत पदों के योगफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, a बटा 1 माइनस आर अभी लिखा था अपन ने। a का मतलब प्रथम पद जो कि क्या है आपके पास में 1 अपॉन 1 माइनस आर, मतलब सर्वानुपात क्या है यहाँ पर, रो अपॉन आर। तो इसको आपने लिख दिया रो अपॉन आर, आर आ जाएगा एलसीएम तो ऊपर की तरफ आ जाएगा, और बटा आर माइनस रो। ये जो दूसरी श्रेणी थी इसका योग आपको मिल गया। अब जो तीसरी श्रेणी है इसका योग हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो तीसरी श्रेणी का योग ज्ञात करने के लिए ध्यान देना, जिसका योग करना है उसी को लिख रहा हूं मैं, जो कांस्टेंट है उसको यहाँ पर मैं छोड़ देता हूं, बाद में वैल्यू पुट करेंगे जब इसका तो फिर हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये ईटा अपॉन रो, ये तो कांस्टेंट राशि है, तो ईटा अपॉन रो को मैं छोड़ देता हूं, है ना। तो
मान लिया सपोज इसका जो योग है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एस से, और श्रेणी इस प्रकार से हो जाएगी एन समीशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट, है ना। तो कांस्टेंट की पहचान कैसे करेंगे आप लोग, जहां भी एन नहीं है वो सब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, है ना। इसलिए ईटा और रो यहाँ पर कांस्टेंट है, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया है, बाद में लिख लेंगे जब वैल्यू पुट करेंगे तो। और अब जो श्रेणी है वो ऐसा हो जाएगी एन रो अपॉन आर की पावर एन, ठीक है। ये एस आपके पास में है। अब इसको देखना जरा, इसमें आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि इसमें जैसे ही प्रसार करोगे आप लोग, प्रसार किसका करोगे, एन का वैल्यू जैसे ही 0 से इन्फिनिट तक करेंगे तो करके देखिए क्या बनेगा। सबसे पहले 0 करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, एन का वैल्यू 1 करोगे तो फिर ये आ जाएगा रो अपॉन आर, प्लस एन का वैल्यू जैसे आप लोग 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 रो अपॉन आर का होल स्क्वायर। जैसे ही फिर इसका वैल्यू आप लोग 3 करेंगे तो आ जाएगा 3 रो अपॉन आर का होल क्यूब, ठीक है भाई। ऐसा बनेगा आपके पास में ये श्रेणी। अब इस श्रेणी को अगर आप लोग देखें तो अभी तो ये तो दोनों श्रेणियां गुणोत्तर श्रेणी थी, इसलिए हमने ये बड़े आसानी से ज्ञात कर लिया था। लेकिन इन दोनों इस श्रेणी को अगर आप लोग देखते हैं तो ये ना ही तो गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, ना ही ये समांतर श्रेणी है। तो ये कैसी श्रेणी है, देखो इसमें एक्चुअल में 2 श्रेणी आपके पास में बन रही है भाई। इसकी मल्टीप्लाई में 1 तो आप लिख ही सकते हैं ना। तो एक श्रेणी तो ये बन रही है 1 2 3, दूसरी श्रेणी ये है रो अपॉन आर का होल स्क्वायर, रो अपॉन आर का होल क्यूब। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि पहली जो श्रेणी थी 1 2 3 ये तो समांतर श्रेणी है, और ये जो दूसरी श्रेणी है रो अपॉन आर वाली ये गुणोत्तर श्रेणी है। और जो श्रेणी आपके पास में बन रही है वो दोनों के मल्टीप्लीकेशन से बन रही है। इसका मतलब ये जो श्रेणी है समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी है। और जब भी कोई श्रेणी समांतरीय गुणोत्तर होती है तो उसके योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए। तो समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात करने के लिए इसमें जो गुणोत्तर श्रेणी है उसका सर्वानुपात देखिए। तो गुणोत्तर श्रेणी का सर्वानुपात क्या है यहाँ पर, रो अपॉन आर। तो रो अपॉन आर है तो इसके दोनों पक्षों को मल्टीप्लाई कर लीजिए रो अपॉन आर से। रो अपॉन आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस डॉट रो अपॉन आर इक्वल टू, अब देखिए मैं इसको रो अपॉन आर से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले ये रो अपॉन आर है, इसको रो अपॉन आर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये रो अपॉन आर का होल स्क्वायर, है ना। मैंने कैलकुलेशन की सुविधा के लिए इसके नीचे लिखा है रो अपॉन आर स्क्वायर को। इसी प्रकार से जब इसको आप रो अपॉन आर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर ये आपके पास में हो जाएगा 2 रो अपॉन आर का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार से जब आप इसको रो अपॉन आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 रो अपॉन आर की पावर 4, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा हटा लेता हूं ऊपर से, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, इसको आप लोग घटा दीजिएगा, घटा लोगे तो फिर s तो कॉमन आ जाएगा दोनों में से, s कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 1 माइनस रो अपॉन आर। तो 1 माइनस रो अपॉन आर इक्वल टू, अब इधर से आप लोग देखेंगे सबसे पहले ये रो अपॉन आर आपके पास में आ जाएगा। तो रो अपॉन आर प्लस इसमें से इसको आप लोग जैसे ही घटा दोगे तो देखो ये तो 2 है रो अपॉन आर का होल स्क्वायर और ये सिंगल है रो अपॉन आर का होल स्क्वायर, घटा दोगे तो आपके पास में यहाँ से बचेगा रो अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस ये 3 रो अपॉन आर का होल क्यूब है, और इसमें से 2 रो अपॉन आर का होल क्यूब आप लोग जब घटा दोगे तो आपके पास में आ जाएगा रो अपॉन आर का होल क्यूब, ठीक है भाई। इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसको हल कर लें आप लोग तो फिर क्या बनेगा देखिएगा, ठीक है। मैं इसको बचा के रख रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। ये आपके पास में क्या था, ये जो पहली श्रेणी थी इसका योग है ना, या इसको भी मैं साइड में लिख लेता हूँ योग को, और फिर यहाँ से हटा देता हूँ आर बटा आर माइनस रो माइनस ईटा, है ना। ये साइड में लिख लिया है मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करने के लिए, ठीक है। तो इसको हल करते हैं अपन, अब देखते हैं क्या बनेगा। तो ये गुणोत्तर श्रेणी आपके पास में बन रही है भाई। तो एक बार तो S इसका जो LCM है वो R हो जाएगा, तो R माइनस रो बनेगा और इक्वल टू, ये गुणोत्तर श्रेणी बन गई। तो फिर से इसके अनंत पदों के योगफल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, A बटा 1 माइनस आर। ए का मतलब पहला जो पद है वो यहाँ रो अपॉन आर है, बटा 1 माइनस आर का मतलब सार्वनुपात यहाँ रो अपॉन आर है। तो ये हो जाएगा
एस, या इसको हल कर लेते हैं एक बार तो ये रो अपॉन आर, इसका जो एलसीएम है ये भी आपके पास में आ जाएगा आर, और बटा में बन जाएगा आर माइनस रो, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो बचा रो बटा आर माइनस रो। ठीक है भाई, तो अब यहाँ से एस इक्वल टू ज्ञात कर लीजिए, क्या आ जाएगा, देन एस इक्वल टू, देखो ये था आपके पास में रो अपॉन आर माइनस रो, और ये इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा आर माइनस रो अपॉन आर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, रो बटा आर माइनस रो। ठीक है, ये इस साइड आएगा, उल्टा हो जाएगा, तो इसको आप ऐसा लिखना आर बटा आर माइनस रो। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आ जाएगा रो आर बटा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा आर माइनस रो का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आपने तीसरी श्रेणी जो थी उसका योग ज्ञात कर लिया। अब इन तीनों श्रेणियों के योग जो है इनका वैल्यू पुट कर देंगे आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे अब, और फिर देखेंगे क्या बनेगा। तो ये दूसरी श्रेणी का योग था, ध्यान रखना, जिसका योग ये आ रहा है रिजल्ट, है ना। तो वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन अब, तो मॉड एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड बटा एच माइनस जी जेड और लेस देन समीशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट के अपॉन ईटा मॉड, वैल्यू पुट कर रहे हैं भाई। तो देखिएगा, अब चाहे तो आप लोग मोड को हटा भी सकते हैं क्योंकि ये सब धनात्मक राशियां ही आपके पास में है। तो पहली जो श्रेणी है इसका वैल्यू ये आ गया, देखो पहली श्रेणी का योग यही आया था आपके पास में, तो इसको लिख दीजिएगा। तो पहली श्रेणी का योग ये आ गया आपके पास में आर अपॉन आर माइनस रो माइनस ईटा, फिर माइनस रो अपॉन आर की पावर एन। दूसरी श्रेणी का योग यही था ना, तो इसको लिख दो माइनस आर अपॉन आर माइनस रो, तो आर अपॉन आर माइनस रो और फिर माइनस। अब तीसरी श्रेणी को देखना, यहाँ योग में तो आपने यही लिया ना एन रो अपॉन आर की पावर एन, तो ये जो कांस्टेंट था उसको तो लिख लो एक बार ईटा अपॉन रो, तो ये ईटा अपॉन रो, और ये जो श्रेणी बनी थी उसका योग आपने ज्ञात कर लिया है, ये आ गया रो आर अपॉन आर माइनस रो का होल स्क्वायर, तो रो आर अपॉन आर माइनस रो का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों श्रेणियों का योग आपने इसके अंदर पुट कर दिया है, और अब इसको मैं हटा लेता हूं और योग इसको हल कर लेंगे अपन अब। तो लेस देन समीशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट के अपॉन ईटा, और अब इसको हल करना है आपको। हल किस प्रकार से करोगे, देखिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये रो से रो क्या हो जा रहा है, कैंसिल, तो बाकी जो बच गए एलसीएम ले लीजिएगा और हल कर लीजिएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा भाई इनका तीनों का जो एलसीएम है ये आपके पास हो जाएगा आर माइनस रो माइनस एटा इंटू आर माइनस रो का होल स्क्वायर। तो अब क्या बचेगा, यहाँ से ये तो आ गया आपके पास में क्या आर, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास आर माइनस रो का होल स्क्वायर। तो ये लीजिए भाई आर माइनस रो का होल स्क्वायर, और इसके अलावा फिर माइनस, यहाँ से भी आपके पास में आर आ गया भाई, आर आ गया तो ये आ जाएगा एक आर माइनस रो माइनस ईटा, इसके अलावा आर माइनस रो कैंसिल हो जाएगा तो भी आर माइनस रो बचेगा, तो ये आपने लिखा आर माइनस रो। और ये जो तीसरा है यहाँ से देखो रो माइनस आर का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा कैंसिल, तो मैं उसको यहाँ ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ उसको, तो माइनस देखो बचेगा ईटा आर, तो ये मैंने लिख दिया ईटा आर, और रो माइनस आर का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या आर माइनस रो माइनस ईटा। ठीक है भाई, अब ऊपर से हटा लेता हूँ। तो भाई वैल्यू पुट कर दीजिए अब। तो लेस देन समीशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट, ये सॉरी समीशन मत लगाइए अब, क्योंकि योग तो ज्ञात कर ही लिया ना अपन ने, समीशन का वैल्यू तो पुट किया है यहाँ पर ये, तो यहाँ से ये समीशन हटा देना आप, क्योंकि हम योग ज्ञात कर चुके हैं। तो लेस देन के अपॉन ईटा और इनटू,
देखिए क्या बनेगा, आर माइनस रो का होल स्क्वायर, प्रसार कर लीजिए इसका, तो ये आपके पास में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2 रो आर प्लस रो स्क्वायर, और फिर माइनस, इनको भी दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपके पास में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस रो आर माइनस एटा आर, और इंटू रो आर माइनस रो और बचा अभी तो आपके पास में, तो उसको लिख लीजिएगा, इसके मल्टीप्लाई में है आर माइनस रो, और फिर ये माइनस, इनको भी दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा एटा आर स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा माइनस एटा आर रो, और फिर ये माइनस क्या हो जाएगा, एटा स्क्वायर आर, तो माइनस एटा स्क्वायर आर, ठीक है। और बटा में ये आ गया आपका आर माइनस रो माइनस एटा और इंटू आर माइनस रो का होल स्क्वायर। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा के अपॉन एटा, और इसको पूरे को आप लोग जैसे सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास में बचेगा एटा स्क्वायर आर अपॉन, ठीक है, उसमें से पूरा कैंसिल हो जाएगा, केवल एटा स्क्वायर आर बचेगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आर माइनस रो माइनस एटा आर माइनस रो का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, और फिर एटा से एटा हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा लेस देन के आर एटा अपॉन आर माइनस रो माइनस एटा इंटू आर माइनस रो का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, ये आपके पास में आ गया है। अब यहाँ पर देखिए जो ईटा है वो क्या है, हमने मोड एच को ईटा लिखा था, और लिमिट में हम एच टेंड्स टू क्या करते हैं, 0 करते हैं, तो एच टेंड्स टू 0 का मतलब यहाँ पर जैसे ही ईटा टेंड्स टू 0 करेंगे तो फिर ये टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो अब जैसे ही ईटा शून्य की ओर प्रवृत्त होता है, जैसे ही ईटा शून्य की ओर प्रवृत्त होता है, तो शून्य की ओर प्रवृत्त होता है, तो देखो इसका जो लिमिट है वो कैसे लिखते हैं आप लोग, इसको ऐसा लिखते हैं, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड बटा h, और इसका जो लिमिट है वो किसके बराबर हुआ करता है, जी जेड के। भाई ये पूरा लिमिट 0 के बराबर होगा, और जी जेड का पक्षांतरण कर दोगे तो फिर ये इक्वल हो जाएगा किसके, जी जेड के, ठीक है। तो ये वाला जो डेफिनेशन है ये आपके पास में बन गया किसका, एफ डैश जेड का, जो कि इक्वल आ गया किसके, जी जेड के, और जी जेड विद्यमान है, जी जेड के बारे में तो हम लोग जानते हैं, और जी जेड विद्यमान है इसका मतलब एफ डैश जेड विद्यमान है, तो एफ डैश जेड विद्यमान है इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि एफ जेड अभिसरण वृत्त के अंदर अवकलनीय है, इसलिए एफ जेड अभिसरण वृत्त के अंदर अवकलनीय है, एफ जेड अभिसरण वृत्त के अंदर अवकलनीय है, अभिसरण वृत्त के अंदर अवकलनीय है, और अभिसरण वृत्त के अंदर अवकलनीय है इसका मतलब विश्लेषिक है, क्योंकि प्रत्येक अवकलनीय फलन विश्लेषिक होता है, इसका मतलब एफ जेड अभिसरण वृत्त के अंदर विश्लेषिक है, एफ जेड अभिसरण वृत्त के अंदर, अभिसरण वृत्त के अंदर विश्लेषिक है, ठीक है भाई, यही हमें सिद्ध करना था कि जो घात श्रेणी है वो अभिसरण वृत्त के अंदर कैसी होती है, विश्लेषिक फलन रिप्रेजेंट करती है।